नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल मोतीलाल वोरा का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वोरा की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें बीती रात दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें कि 20 दिसंबर यानी कल ही उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था। पूर्व राज्यपाल मोतीलाल वोरा के निधन पर पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने गहरा दुख जताया है। राहुल गांधी ने कहा है कि वोरा जी एक सच्चे कांग्रेसी और अद्भुत इंसान थे। हम उन्हें बहुत मिस करेंगे। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी संवेदना है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6वें भारत जापान संवाद सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि मैं निरंतर समर्थन देने के लिए जापान सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। पीएम ने पारंपरिक बौद्ध साहित्य और शास्त्रों के लिए एक पुस्तकालय के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि वैश्विक विकास पर चर्चा केवल चुनिंदा देशों के बीच नहीं हो सकती। पीएम ने कहा कि इसका दायरा बड़ा और मुद्दे व्यापक होने चाहिए। उन्होंने विकास की रूपरेखा में मानव केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की भी पुरजोर वकालत की। टीएमसी में विवाद को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को अल्टीमेटम दिया है। सीएम ने कहा कि यदि वो स्थिति को नियंत्रित करने में असफल होते हैं तो वो खुद आखिरी फैसला लेंगी। कई नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद टीएमसी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मीडिया का एक वर्ग भाजपा के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। वास्तव में भाजपा पश्चिम बंगाल में दहाई आंकड़ा के लिए भी संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा इससे बेहतर प्रदर्शन करती है तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा की पश्चिम बंगाल में जो सुनामी चल रही है, भाजपा की सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनावी रणनीतिकार खोना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ दल बदल की राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल बीजेपी छोड़ टीएमसी में शामिल हो गई हैं। पत्नी से नाराज सौमित्र खान ने उन्हें तलाक का नोटिस देने का फैसला किया है। टीएमसी छोड़ भाजपा में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। इसके बाद अधिकारी ने दावा किया है कि विधानसभा अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अब वे टीएमसी के विधायक नहीं रहे। प्रियंका गांधी ने यूपी के सीएम योगी को पत्र लिखकर गायों के जान गंवाने पर चिंता जाहिर की है। प्रियंका ने कहा कि ललितपुर के सौजना से आई गौमाता के शवों की तस्वीरें देखकर मन विचलित हो गया है। तस्वीरों से लग रहा है कि चारा पानी न मिलने से इनकी जान गई है। ब्रिटेन में कोरोना महामारी के नए स्ट्रेन ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है, जो काफी खतरनाक है। कोरोना का नया प्रकार सामने आने के बाद सऊदी अरब समेत यूरोप के कई देशों ने यूके जाने वाली फ्लाइटों पर रोक लगा दी है। वहीं भारत ने आज संयुक्त निगरानी समूह की बैठक की। यूरोपीय देशों के बाद भारत सरकार ने भी ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी है। फ्लाइट्स पर बैन आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। बता दें कि सीएम केजरीवाल और गहलोत सरकार ने यूके की सभी फ्लाइट्स बैन करने की मांग की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए रूप स्ट्रेन के संक्रमण पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार सतर्क है, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मोदी सरकार ने पिछले एक साल में हर वो काम किया है जो कोविड-19 से निपटने के लिए महत्वपूर्ण था। हिमाचल में पंचायत चुनाव की सूचना जारी कर दी गई। 31 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 4 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 6 जनवरी तक प्रत्याशी नामांकन वापस ले सकते हैं। 17, 19 और 21 जनवरी को 3 चरणों में मतदान होगा। कृषि कानूनों के विरोध के बीच गुस्साए किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया था। प्रशासन ने किसानों की बात को स्वीकार कर ली, जिसके बाद उन्होंने एक्सप्रेसवे खोल दिया। इसके बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकी। कृषि कानूनों पर विरोध के बीच तमिलनाडु के किसानों ने दिल्ली तक ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि जो संगठन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं, हम उनसे मुलाकात करेंगे। हम समझना चाहते हैं कि जो फायदा हमें नहीं दिखा, उन्हें कैसे दिखा। किसान आंदोलन के बीच भाजपा सांसद रमेश बिदुड़ी ने दक्षिणी दिल्ली से किसान कल्याण कानून समर्थन यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अटूट समर्थन से पता चलता है कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानून किसानों के हितों के लिए हैं। कृषि कानूनों पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने एमएसपी खत्म करने की कोशिश की तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि एमएसपी हमेशा रहेगी, पहले भी एमएसपी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। बीजेपी के युवा नेता योगेश इमलोटा ने किसानों के समर्थन में पार्टी से नाता तोड़ लिया है। योगेश ने कहा कि जल्द ही वो अपने साथियों के साथ किसान आंदोलन में सक्रिय सहभागिता करेंगे। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं की आशाओं पर पानी फेर दिया है। आंदोलन के बीच किसानों की बेटियों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। बेटियों ने कहा कि पीएम सर, आप हमेशा अपनी मन की बात करते हैं, अब किसानों के मन की भी बात सुन लें। ठिठुरती ठंड से में खुले आसमान के नीचे किसान संघर्ष कर रहे हैं, मगर सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। आम आदमी पार्टी ने यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सिसोदिया ने कहा कि जनता की शिकायत है कि सीएम रावत ने वहां कोई काम नहीं किया है।
राजस्थान के 14,000 करोड़ के चर्चित आदर्श सोसाइटी घोटाले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने घोटाले से जुड़े 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां पर इन आरोपियों को कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश ने हाल के वर्षों में अपने बुनियादी ढांचे में वृद्धि की है। मैं केंद्र और राज्य सरकारों को साथ काम करने के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि संकट के समय में देश एकजुट होकर खड़ा रहा। रूस द्वारा हाल ही में पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास और एक दूसरे के बीच बढ़ती नजदीकियों से भारत की चिंता बढ़ गई है। वहीं रूस ने कहा कि भारत को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ किया गया अभ्यास दहशतगर्दी रोधी ऑपरेशन का हिस्सा था। उत्तराखंड में आज से 3 दिन का विधानसभा सत्र शुरू हो गया। इसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इस दौरान सीएम ने दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना और 4 पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सत्र से पहले कई विधायकों ने योग किया। कश्मीर में 40 दिन तक पड़ने वाली कड़ाके की ठंड यानी चिल्लई कलां की सोमवार से शुरुआत हो गई है। मौसम विभाग ने बताया कि इस स्थिति में तापमान में तेजी से गिरावट होने लगती है, जिससे डल झील समेत अन्य जलाशयों का पानी जम जाता है, बर्फबारी भी बढ़ जाती है। सीएम अशोक गहलोत ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने महामारी की स्थिति और टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि संक्रमण को देखते हुए लोग नववर्ष पर सावधानी बरतें। सरकार दीपावली की तरह ही नए साल पर सख्ती लागू करेगी। सीएम योगी ने मऊ में 136 करोड़ रुपए की 27 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों के जीवन में समृद्धि लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। किसानों की संपन्नता से ही देश की प्रगति होगी। सीएम नवीन पटनायक ने केंद्र पर उड़ीसा सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार की छवि खराब करने के लिए किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि भाजपा ने पटनायक के काफी करीबी नेता पाणी गिरही पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आंध्र प्रदेश सरकार 5 सूखा प्रभावित जिलों के लिए अनूठी परियोजना शुरू करने जा रही है। इस योजना में विशेष जल प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा। योजना अगले 6 साल में पूरी होगी। परियोजना की कुल लागत 200 करोड़ रुपए आएगी, जिसमें से 140 करोड़ रुपए विश्व बैंक देगा। शिवसेना ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। सांसद संजय राउत ने कहा है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा एकत्र करने के बहाने भाजपा चुनाव प्रचार कर रही है। घर घर जाकर भगवान के नाम पर चंदा मांगना राम मंदिर और हिंदुत्व का अपमान है। भाजपा को ये नाटक बंद कर देना चाहिए। शिवसेना के आरोपों पर भाजपा ने करारा पलटवार किया है। भाजपा विधायक आशीष शेलार ने कहा है कि शिवसेना डरी हुई है। संजय राउत 2024 के चुनाव में अपनी हार की नींव रख रहे हैं। शिवसेना पहले भी राम मंदिर के निर्माण और भूमि पूजन में बाधाएं पैदा करती रही है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सांसद आजम खान पर लगाए गए झूठे मुकदमे में सीएम योगी को हार मिलेगी। जिस तरह हाथरस कांड में भाजपा सरकार के झूठ की पोल खुली है, उसी तरह इस मामले में भी आजम को इंसाफ मिलेगा। जापानी मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जापान सरकार ने चीन और उत्तर कोरिया के संभावित खतरे से निपटने के लिए कदम उठाया है। जापान अब लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें और लड़ाकू विमान विकसित करेगा। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में दर्शन के लिए अब पहले से बुकिंग कराना अनिवार्य होगा। मंदिर प्रशासन ने भक्तों की भीड़ बढ़ाने की वजह से यह निर्णय लिया है। ट्रस्ट ने कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल में हर रोज केवल 12,000 भक्तों को ही दर्शन कराया जा सकता है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन आज कोरोना का टीका लगवाएंगे। ट्रंप प्रशासन ने दावा किया है कि टीका उन लोगों के लिए सुरक्षित है जो संक्रमित हो चुके हैं। बता दें कि ट्रंप समेत कई वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों ने अब तक टीके की खुराक नहीं ली है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बंगाल में सरकार बनाएगी। अठावले ने कहा कि वे भी बंगाल में अपनी पार्टी के लिए 4 से 5 सीटों की मांग करेंगे। कोरोना के नए रूप को लेकर बाजार में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स 1315 अंक गिरकर 45,646 के स्तर पर पहुंच गया। वही निफ्टी 399 अंक नीचे गिरकर 13,361 के स्तर पर पहुंच गया। बता दें कि इससे पहले बाजार में ऐतिहासिक तेजी आई थी। एलएसी पर जारी सैन्य गतिरोध के बीच राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी सेना की कमान जनरल झेंग डांग के हाथों में सौंप दी है। जिनपिंग ने जनरल झेंग डांग को एलएसी से सटे इलाके की देखरेख करने वाली पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड का कमांडर नियुक्त किया है। जम्मू कश्मीर में 280 डीडीसी सीटों के लिए मंगलवार को मतगणना होगी। राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जानकारी दी है। बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश में 8 चरणों में चुनाव हुआ है। इसमें 450 से अधिक महिला उम्मीदवार समेत कुल 4,181 उम्मीदवार मैदान में हैं। अमेरिका के हवाई बिग आइलैंड पर स्थित किलाउजा ज्वालामुखी फूट गया है। ज्वालामुखी रविवार देर रात फूटा है। ये ज्वालामुखी हवाई वोल्केनोज नेशनल पार्क में स्थित है। भूगर्भीय सर्वेक्षण में कहा गया है कि इसके फटने से लावा उठ रहा है। चेतावनी जारी कर दी गई है। जुलाई 2023 में आवागमन के लिए मुंबई तटीय सड़क खोल दी जाएंगी। इससे मुंबई में जाम की समस्या दूर हो जाएगी। ये सड़क 8 लेन की होगी। दक्षिण मुंबई के मरीन ड्राइव को उत्तर मुंबई के बोरीवली से जोड़ने वाली इस राजमार्ग पर 12,721 करोड़ रुपए खर्च आएगा।
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना नेता के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कई बड़े नेता भाजपा में शामिल होंगे। भविष्य में भाजपा अपने बलबूते सरकार बनाएगी। बता दें कि जयंत पाटिल ने कहा था कि भाजपा के 10 विधायक शिवसेना के संपर्क में हैं। पंजाब पुलिस ने गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित दोरंगला से ड्रोन के जरिए भेजे गए 11 ग्रेनेड बरामद किए हैं। पाकिस्तान की ओर से ये ग्रेनेड सीमा के करीब 1.25 किलोमीटर की दूरी पर गिराए गए थे। इन्हें अंडे की तरह अच्छे से पैक किया गया था। ग्रेटर नोएडा में होना प्लांट बंद कर दिया गया है। प्लांट में सालाना 1 लाख कारें बनती थीं। खबरों की माने तो खर्चे कम करने के लिए कंपनी ने यह कदम उठाया है। कंपनी का प्लांट बंद होने के बाद वर्करों के सामने रोजगार का संकट गहरा गया है। बांदा में यमुना नदी पर बन रहे अधूरे पुल का लोक निर्माण मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने निरीक्षण कर शुभारंभ किया। उपाध्याय ने बताया कि 2011 में इस पुल की शुरुआत हुई थी। 2014 से काम रुका है। सूबे में अखिलेश की सरकार थी जिसे विकास की बिल्कुल चिंता नहीं थी। भारत के कप्तान विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया छोड़ने से पहले टीम के साथ अहम बैठक की। इस दौरान विराट ने कोच रवि शास्त्री द्वारा शुरू किए गए सामूहिक सत्र में पूरी टीम को संबोधित किया। उन्होंने एक एक करके सभी खिलाड़ियों से बात की और उनका मनोबल बढ़ाया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से एमसीजी पर खेला जाएगा। मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी जो वंश ने कहा कि ये टेस्ट मैच सीरीज के लिहाज से सबसे अहम होगा। विराट शमी के बगैर भी भारत मजबूत वापसी करेगा। पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने पहले टेस्ट में हार के बाद टीम इंडिया को बड़ी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम को दूसरे टेस्ट मैच में पृथ्वी शॉ की जगह केएल राहुल से ओपनिंग करवानी चाहिए। ये बेहद जरूरी है कि टीम दूसरे टेस्ट में पॉजिटिविटी के साथ मैदान पर उतरे। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और इमाम उल हक चोटिल होने के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे। इसके चलते चयन समिति ने इमरान बट को 17 सदस्यीय टीम में शामिल किया है। दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर से खेला जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।